लिज़ा राना और असफन राना के 2 बच्चे थे और दोनों ही फ़िलहाल पाकिस्तान से बाहर थे। बड़ा बेटा सयाम असफन राना जो 26 साल का था और उसके बाद एक बेटी अरीशा अफसन राना जो भी 24 साल की थी। असफंद राना की फैमिली काफ़ी मॉडर्न थी, जो अपने मज़हब से काफ़ी परे थी। जुमा नमाज के अलावा और रमज़ान के चंद रोज़ों के अलावा वो इस सब में इतना मशगूल ना थे। असफंद राना एक बहुत ही नामवर बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके दोनों बच्चे इस फील्ड में नहीं आए थे। वो और उन्होंने उन्हें भी छूट देख रखी थी खुली। उन्हीं के वो एक मॉडर्न बाप थे। उनका बेटा जो लंदन में था मज़ीद पढ़ने, इंसानों की साइकी पढ़ने का हुनर सयाम राना में पाया जाता था और इसी सिलसिले में वो आला तालीम चाहता था। अब उनकी बेटी अरीशा राना जो एक मशहूर फ़ैशन मॉडल थी, पाकिस्तान में उसका एक नाम था, जो अपनी बेतहाशा खूबसूरती की मालिक होने की वजह से बहुत पॉपुलर थी। उसकी माँ लिज़ा राना जो एक अंग्रेज़ थी, लेकिन असफंद साहब से मोहब्बत के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल करते उनसे शादी कर ली। अरीशा राना हूबहू अपनी माँ की कॉपी थी। उसके असल सुनहरे बाल जो ज़्यादातर अंग्रेज़ों के हुआ करते थे, बस कंधे से 3 इंच ही नीचे आते थे, क्योंकि उसे बड़े बाल पसंद ना थे। और उसकी सुनहरी शहद रंग आंखें जो बिल्कुल उसके बालों के रंग की तरह चमकती थी, सफ़ेद रंगत और खूबसूरत फिगर की मालिक थी। अरीशा राना जिसे अपनी खूबसूरती पर बेतहाशा गरूर था, वो एक मगरूर और मशहूर मॉडल थी। आज ही इटली से वापस आई थी। हे मॉम, अरीशा की आवाज़ सुनते लिज़ा मुड़ी थी और मुस्कुराकर अपनी बेटी को देखा। वो खुद उस वक्त पार्टी में जाने के लिए रेडी खड़ी थी, आसमानी रंग की साड़ी पहने। उन्होंने अरीशा को देखा जो टाइट जीन्स पहने, उस पर सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहने हुए थी, जिसकी आस्तीनें उसके बाजू तक आती थी। सुनहरे बाल कंधों से ज़रा नीचे आ रहे थे और सुनहरे शहद रक्त आंखों में उस वक्त शदीद थकन सवार थी। पीछे मुलाजिम भी उसके बैग्स थामे अंदर आ रहे थे। हाय मेरा बच्चा, कैसी हो तुम? लिज़ा बेगम उसके गले लगते बोली। मैं ठीक हूँ मॉम, आप कहीं जा रही हैं? अरीशा ने सवाल किया तो वो उसकी शदीद थकन के बावजूद भी अपनी माँ के साथ बैठकर बातें करना चाहती थी। शायद वो पूरे 1 महीने बाद आई थी इटली से। जी बेटा, पार्टी में जाना है मुझे पता होता तो मैं कैंसिल करवा देती, लिज़ा बेगम ने मुस्कुरा कर उसे कहा। तो अरीशा भी बस मुस्कुराई। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो बता भी देती तब भी उसकी माँ पार्टी कैंसिल नहीं करवाती। कोई बात नहीं, आप जाएं, मैं भी काफ़ी थक गई हूँ, आपसे सुबह मुलाकात हो जाएगी, अरीशा ने कहा। तो लिज़ा ने भी सुकून का सांस लिया। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना, मैं लेट हो रही हूँ, बाय, लिज़ा बेगम कहती वहाँ से जा चुकी थी। जबकि अरीशा की नज़रों ने उन्हें गाड़ी में बैठते देखा। वो फीका सा मुस्कुराती अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा गई, लेकिन फिर रुककर मुलाजिम की तरफ पलटी। बाबा कहाँ हैं? अरीशा ने वक्त देकर सवाल किया कि ये वक्त ऑफिस का तो ना था। मैडम, वो सर कल ही अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गए हैं 1 हफ्ते के लिए, मुलाजमा ने बताया। तो वो सर हिलाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ऐसी ही थी उसकी फैमिली। बड़ा भाई 3 साल से लंदन में था, माँ को पार्टी से फुर्सत नहीं थी, बाप हमेशा ऑफिस के काम में मसरूफ़ रहता तो कभी दोस्तों में मगन। शायद वो सब अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे थे। उनकी ज़िंदगियों में फैमिली जैसा कुछ नहीं था। वो जितना भी चाहती थी कि वो अपने डैड और मॉम के साथ बैठे बातें करे, उतना ही उसके माँ बाप अपने आप में मगन रहते। ये सब देखते हुए अरीशा ने भी खुद को अपनी लाइफ में मगन कर लिया, अपने आप को अपने ख्वाब की ताबीर के लिए सर्व कर दिया। वो चाहती थी वो पाकिस्तान की बेहतरीन और बड़ी मॉडल्स में से एक हो, और उसके लिए उसने बहुत जतन करके वो मकाम हासिल कर ही लिया था जहां उस इंडस्ट्री में उसका नाम जाना जाता था और माना भी जाता था। अरीशा अपने रूम में आई और कपड़े लेती वॉशरूम में बंद हुई। थोड़ी देर में बुड़बुड़ाते हुए वाइट ट्राउज़र और पिंक शर्ट पहनी बाहर निकली। जब उसका फ़ोन रिंग हुआ, काफ़ी देर मोबाइल बजता रहा, जिसे इग्नोर करती वो अपने हाथों पर क्रीम लगाते, अब फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाते बेड पर आ बैठी। एक नज़र मोबाइल को देखा तो उस पर 10 मिस कॉल्स थे और 15 मैसेजेस आए हुए थे। सब इग्नोर करते उसने एक नंबर पर कॉल मिलाई जो 2 बेल्स के बाद उठा लिया गया। हे डार्लिंग, कहाँ हो तुम? फ़ोन उठाते ही सामने से एक मर्दाना आवाज़ आई, जिसे सुनते अरीशा ने आंखें घुमाई। मैं तुम्हारी डार्लिंग नहीं हूँ शैज़, अरीशा ने बेजारी से जवाब दिया, जिसे सुनकर शैज़ हंसा था। मुझे इतने चीप नामों से मत पुकारा करो, मैं घर आ गई हूँ, काफ़ी थकी हुई हूँ, डायरेक्टर से बात हो गई थी मेरी, कल मेरा शूट है, इसके बाद तुमसे मिलती हूँ। अपने ऊपर ब्लैंकेट डालते उसने लेटते हुए जवाब दिया। थकन से आंखें अब बंद होने को हो रही थी। ओके बेबी, कल मिलते हैं, शैज़ ने मज़ीद उसे चिढ़ाया, जिस पर अरीशा ने तपे बिना फ़ोन काट दिया था। शैज़ और अरीशा 4 साल से दोस्त थे। शैज़ की नज़र हमेशा से उस पर थी, क्योंकि अरीशा राना जैसी बोल्ड और हसीन लड़की
क्योंकि अरीशा राणा जैसी बोल्ड और हसीन लड़की किस को नहीं चाहिए होगी। और इस तरह एक बार शेज उसे प्रपोज भी कर चुका था, जिसके जवाब में अरीशा ने स्पाट चेहरा लिए उसे साफ मना कर दिया। अरीशा राणा अपने नाम की तरह आसमानों पर रहने वाली लड़की थी, जिसकी अना और खुद पसंदी उसे हमेशा आसमानों पर रखती थी। वो बेतहाशा बोल्ड सही, लेकिन उसने कभी किसी मर्द को खुद तक आने की रसाई नहीं दी थी। वो जैसी भी थी, अपने किरदार की खड़ी थी। अपने काम में वो जुनून की हद तक संजीदा थी। उसे अपना एक नाम बनाना था इंडस्ट्री में और इस मुल्क में, जिसमें वो जबकि वो 24 साल की उम्र में पाकिस्तान की नामी गरामी मशहूर मॉडल्स की लिस्ट में आ गई थी। और दूसरा अरीशा राणा की नज़र जिस पर ठहर जाए वो उसको मिला ही नहीं था अभी तक। हमेशा अपने पीछे घूमने वाले मर्द ही देखे थे उसने, जो उसकी खूबसूरती के आगे पीछे चले जाते थे। और अपनी खूबसूरती के पीछे घूमने वाले मर्दों से उसे बेहद चिढ़ थी। वो हद से ज़्यादा मगरूर, ज़िद्दी, खुद पसंद और शिद्दत पसंद थी। उसे अपने आगे हर इंसान की खूबसूरती कम लगती, और अगर कोई शय उसे पसंद आ जाती तो एड़ी चोटी का जोर लगाते उसे हासिल करके ही सांस लेती। शायद वो मोहब्बत को तरसी हुई थी, इसीलिए चीज़ों में और गैरों में मोहब्बत ढूंढती थी। और ये तलब उसकी शदीद होती जा रही थी, उसका जुनून बनती जा रही थी। उसका ये मानना हो गया था कि जो चीज़ उसे पसंद आ जाए उसे हासिल कर लो, और वो ऐसा करती भी थी। और यही तलब आगे जाकर उसके लिए अजाब बनने वाली थी। ये थी राणा फैमिली की मगरूरियत भरी ज़िंदगी। अपनी ज़िंदगी में कामयाबी, पैसा और शोहरत हासिल करने के बाद यहाँ के अफराद और भी मगरूर हो गए थे, जिन्हें एक ठोकर शायद दरकार थी। ये आप क्या कर रही हैं, छोड़ें ज़ैद को। हानम ने जैसे ही घर में कदम रखा तो सामने आलिया बेगम, जो उसकी फुप्पो भी थी, ज़ैद को पीटते हुए देखा था उन्हें, तो वो अपना बैग फेंकती दौड़ती हुई वहाँ अंदर आई। ये तेरा मीसना भाई मेरी अलमारी से पैसे चुरा कर बाहर से अपना पेट भर के आया, और इसे लगा मैं अपने पैसों का खाया इसको हजम होने दूंगी। आलिया बेगम हाँपती ज़ैद से दूर हुई तो हानम ने झुकते अपने 12 साला भाई को उठाया, जिसकी नाक से खून निकल रहा था। आप इंसान हैं या डायन? शर्म नहीं आती आपको एक मासूम बच्चे को चंद पैसों के लिए मारते हुए? हानम ने रोते हुए गुस्से भरे लहजे में आलिया से कहा तो वो हुक करती जहरीले तासुरात लिए जैद को देखने लगी, जो दर्द से करा रहा था। चल तू पैसे निकाल, जॉब ढूंढने गई थी ना, ला निकाल मेरे 1000 रुपये। हानम ने गुस्से से पलट कर उन्हें देखा तो वो गड़बड़ाई। 1000 रुपये के पीछे मर रही हैं ना आप? हाँ। हानम ने अपना बैग खंगाला, जिसमें से एक 1000 का नोट और एक 500 का नोट पड़ा था। 1000 का नोट निकालती वालिया बेगम के मुंह पर फेंक गई, पकड़े इसे, और आइंदा अगर इन चंद पैसों के पीछे मेरे भाई पर गंदी नज़र उठाई तो खुदा की कसम आपकी उम्र और रिश्ते का लिहाज भूलते इसी डंडे से कीमा बनाकर बाहर कुत्तों के सामने डाल दूंगी आपका। याद रखना आप आलिया बेगम। हानम की चीख पर आलिया बेगम उछलती दूर हुई और 1000 का नोट उठाती अपने कमरे में चली गई। ये घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था, जिसमें आफंदी साहब और उनकी बेगम नौरीन रहा करते थे। उनकी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं हुई। जब एक दफ़ा रात को वो किसी शादी से वापस आ रहे थे और रात के अंधेरे में उन्हें रोड पर पड़े सफ़ेद गद्दे में लिपटी एक बच्ची मिली, जो भूख से बिलबिला रही थी। आफंदी साहब और नौरीन जल्दी से बाइक से उतरते उसके पास गए। आसपास देखा तो कोई नहीं था। नौरीन ने जल्दी से बच्ची उठाते अपने सीने से लगा ली, जो कि एक नर्म हिसार मिलते खामोश हो गई थी। वो उस बच्ची को अपने साथ ले आए, और बहुत पता करवाने पर भी कुछ पता न चला कि वो बच्ची किसकी थी। उन दिनों में नौरीन को भी उससे बहुत लगाव हो गया, तो उन दोनों ने यही फैसला किया कि ये बच्ची वो पालेंगे। उन्होंने उस बच्ची का नाम बहुत प्यार से हानम रख दिया था। आफंदी साहब ने अपनी इकलौती बहन की शादी 2 साल पहले कर दी थी, जिसे अब आकर तलाक हो गई, जिसकी वजह से उसकी ज़ुबान तेज़ और बेसब्री थी। और अब वो भी आफंदी, नौरीन और हानम के साथ रहती थी, लेकिन उसे ये बीच सड़क पर पड़ी बच्ची से कोफ्त होती थी, जिसे उसका भाई रोड से उठा लाया था, और अब उस बच्ची का बाप भी बन बैठा था। हानम को घर लाने के भी 10 साल बाद अल्लाह ने आफंदी साहब और नौरीन को आखिर खुशियाँ दिखाईं। उनकी गोद भरते उन्हें अल्लाह ने एक बेटे से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने ज़ैद रखा था। ज़ैद के आने के बाद वो हानम और ज़ैद को एक सा प्यार करते। उन्हें बेतहाशा मोहब्बत थी हानम से। उन दोनों ने कभी हानम और ज़ैद में फ़र्क नहीं रखा था। और फिर एक दिन आया जब आफंदी और नौरीन एक एक्सीडेंट में मारे गए। हानम और ज़ैद की हालत बेहद ख़राब हुई थी कि वो दोनों तो यतीम हो गए थे। माँ और बाप दोनों का साया एक साथ छूट गया था। लेकिन इसके बाद आलिया बेगम, जो पहले ही तलाक के बाद बहुत बदजुबान और चिड़चिड़ी हो गई थी, अब मज़ीद हो गई। हानम, ज़ैद और आलिया अब साथ ही रहते थे। हानम को नाजायज़ होने के ताने वो अक्सर दे दिया करती, जिससे
उस बच्ची के ज़हन पर क्या असर हो रहा था उसे कोई नहीं जानता था। वो अक्सर खामोश हो जाया करती थी। आलिया की नज़र में हानम की ज़ात बहुत हक़ीर थी। अलबत्ता ज़ैद खुद उनसे चिढ़ा रहता था। वजह उसकी बहन की नाकदरी थी जो आलिया बेगम सुबह शाम करती थी। इसलिए ज़ैद की बदजुबानी पर आलिया बेगम को उससे भी नफ़रत होने लगी। आफंदी साहब ने उसे तालीम दिलवाई थी। वो किसी तरह के एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने दिया था उसे, इसलिए बेतहाशा मोहब्बत के साथ पाला गया था उसने। लेकिन उनके जाने के बाद हानम ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। उसके बाबा का ख्वाब था ये, और उसने उनकी सारी सेविंग्स लगा दी थी, जबकि वो ज़ैद की पढ़ाई का ज़िम्मा भी उठाए हुए थी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, पैसों की किल्लत बढ़ती जा रही थी, और उसके लिए उसे लाजमी किसी न किसी की जॉब ज़रूरत थी, वरना बिल और खाने पीने के अखराजात कहाँ से पूरे करती वो। अलबत्ता टीचिंग की जॉब उस घर को चलाने के लिए काफ़ी नहीं थी। वो जो कब से लड़ती आ रही थी, वो जो कब से करती आ रही थी। अब बाकी महीने के खाने पीने के चलाने के काम नहीं आते थे वो पैसे। उसकी सैलरी बहुत कम थी। उसे अपनी तालीम के हिसाब से जॉब चाहिए थी अब, ताकि कुछ तो हाथ आए उसके। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस चंदी चोर औरत के पैसे चुराने की? अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे कहते, मैं तुम्हें दे देती, लेकिन इस तरह किसी के पैसे नहीं चुराते हैं ज़ैद। हानम ने कुछ गुस्सा और कुछ परेशानी से कहा तो वो मुस्कुराया। मेरे पास पैसे होते ना, मैं तब भी उसके पैसे चुरा कर ही खाता, ज़ैद ने हंसते हुए कहा तो हानम ने उसे घूर कर देखा। तुम सुधर जाओ, वरना किसी दिन आलिया की तरह मैं भी डंडा लेकर शुरू हो जाऊंगी, समझे? अपनी ये जिस शक्ल पर इतराते हो ना, इसको बिगाड़ कर रख दूंगी कि गली के कुत्ते भी नहीं पहचान पाएंगे तुम्हें। हानम की बात पर ज़ैद उठते उसके गले लगा। आप इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी हिम्मत वाली हो ना कि सबसे मुझे ही प्रोटेक्ट करोगे आप। मुझे ये आलिया फूफो जैसे लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरी बहन है, मेरी हानम आपी है। ज़ैद ने उसे गले लगा कर कहा तो हानम की आंखों में नमी झिलमिलाने लगी, लेकिन वो खामोशी से आंसुओं का घूंट भरते पीछे हुई। ये लो मेडिसन खा लो, सो जाओ, थोड़ा आराम मिलेगा, और हाँ, आइंदा उस जाहिल औरत से भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। हानम बोलती अपना स्कार्फ सर से उतारती वॉशरूम में बंद हुई। ये थी हानम और ज़ैद की कहानी, जो रोज़ सुबह जॉब ढूंढने से शुरू होती और रात को एक दूसरे को तसल्ली देते ख़त्म होती। यारम को घर आते आते रात के 11 बज चुके थे। उसने घर में कदम रखा तो सना बेगम को सोफे पर बैठा अपना इंतज़ार करते पाया। उसे देखते वो माथे पर बल डाल गई। यारम, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, इतना लेट क्यों आए हो बेटा तुम? यारम ने उन्हें देखा जो सादा से सूट में सर पर दुपट्टा नमाज स्टाइल में ओढ़े हुए थी। इन 5 सालों में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, लेकिन अगर कुछ ना बदला था तो वो था उनका वक्त, उनकी किस्मत, सना बेगम की सादगी और यारम का दिल, जो जिंदा था या मर चुका था ये वो नहीं जानता था, लेकिन अब हर एहसास से आरी हो चुका था। सीने में धड़कता दिल खामोशी से अपना काम करता था, लेकिन फिर भी सामने खड़ी ज़ात को देख वो झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा गया, जो झूठी भी उन्हीं के सामने खुलती थी। आनी, मैं खाना खा लेता हूँ, आप क्यों इंतज़ार करती हैं मेरा? आप बताएं, आपने खाना खाया या फिर मेरे इंतज़ार में भूखी बैठी हैं? यारम ने उनके गिर्द बाजू हाइल करते उन्हें अपने हिसार में लेते हुए कहा। तुम्हारे बगैर कहाँ मेरे हलक से निवाला उतरता है बेटा? आनी, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप इतना परेशान होती हैं, और खाने के मामले में कोई समझौता नहीं, आपको दवाइयाँ भी लेनी होती हैं। और ये सफ़िया कहाँ है? सफ़िया, यारम ने नरमी से सना बेगम से कहते सफ़िया को आवाज़ दी, जो दौड़ी दौड़ी आई थी। खाना लगाओ फ़ौरन, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। यारम सना बेगम को डाइनिंग पर बिठाता अपने कमरे की तरफ चला गया था। पीछे सना बेगम ने खामोशी से उसकी पुश्त को देखा था। यारम ने अंदर आते अपना कोट उतारते बिस्तर पर रखा और फिर टाई उतारता विंडो ग्लास लाइट कर गया, जो चरर की आवाज़ के साथ खुलता चला गया। आस्तीने कोहनियों तक मोड़ते उसने स्विमिंग पूल के साफ शफाफ पानी को देखा। नज़रें वहीं टिकी किसी गहरी सोच में थी। सामने लहराते मंजर को देख उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय इस खूबसूरत शक्ल के। तुम्हें क्या लगता है एक हसीन ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती काफ़ी होती है? अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा चाहिए होता है यारम सुल्तान, जो तुम्हारे पास नहीं है। यहाँ तक कि तुम खाते भी मेरे घर का हो। पहले जाओ पैसा कमाओ, फिर जोहा खावर को दिल देना। मेरे लिए कोई शहजादा आएगा, तुम जैसा नहीं, जिसकी बाइक भी हर 2 दिन बाद ख़राब हो जाती है। जहन में उस लड़की के अल्फाज आज भी जिंदा थे, कानों में उसके लहजे की कड़वाहट आज भी गूंज रही थी। यारम ने बेसाख्ता आंखें खोली, नीली आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हुई।
रोहा खावर, आज मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। और देखो यारम सुल्तान खोरी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। शदीद नफ़रत है मुझे तुमसे आज। आज अगर तुम इन आंखों में देख लो तो इसमें तुम्हें सिर्फ मौत दिखेगी, अपनी तुम्हारी मोहब्बत की मौत, जिसका कत्ल करके तुम जा चुकी हो। दांतों पर दांत जमाए यारम का एक एक लफ्ज़ पत्थर पर लकीर था। उसकी आंखों से नफ़रत टपक रही थी रोहा खावर के लिए। गहरी सांस भरते उसने अपनी सफ़ेद शर्ट के बटन खोले थे, उसे उतारता बिस्तर पर फेंकता, अपने कसरती वजूद को आईने में देखने लगा। बाजू फूले हुए थे, जबकि हरी नीली नसें जगह जगह से उभरी हुई। हाथों की मुट्ठी कसते उसने खुद को देखा था, जहां गर्दन से लेकर हथेली तक नसें उभर कर आ गई थी। नीली आंखों में इश्तियाल जमा हुआ था। अपने आप को देखो ज़रा, कोई एक थप्पड़ मार दे तो गिरकर दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं है तुम में। बस शक्ल ही से तुम हसीन हो, वरना तुम में कुछ ऐसा ख़ास नहीं कि कोई लड़की तुम पर अपना दिल हार दे। अब खूबसूरत शक्लों पर गुजारा तो होने से रहा न यारम। यारम के कानों में यारम के कानों में फिर उसके अल्फाज गूंजे थे, जबकि वो जबड़े भींचते खुद को देखने लगा। आज हर लड़की की चाह है यारम सुल्तान गौरी, लेकिन तुम जैसी लड़कियों को यारम सुल्तान देखना भी पसंद नहीं करता। अब दोनों हाथों को ड्रेसिंग टेबल पर टिकाए वो झुकते हुए नीली आंखों में देख सर्द तंजिया मुस्कुराया था। मुझे पता है एक दिन तुम ज़रूर लौट कर आओगी। उस दिन तुम्हारी आंखों में वो तड़प देखूंगा जो मैं 5 सालों से पहले मेरी आंखों में मौजूद थी। शिद्दत से इंतज़ार रहेगा मुझे उस दिन का। यारम की आंखें आग उगल रही थी और ऐसी आग में वो हर रात जलता था। इन 5 सालों में यारम सुल्तान पत्थर हो गया था। न जाने आगे उसके नसीब में क्या लिखा था। पत्थर से मोम टकराएगा या फिर पत्थर से पत्थर टकराते उसे मज़ीद तोड़ेगा। जहाँ इस्लामाबाद जैसे शहर में लोग अपनी ज़िंदगियों में रंग भरने में लगे थे, उसे खुशहाल करने में लगे थे, वहीं उस शहर से कुछ मील दूर एक छोटे से घर में एक ज़ात सारी रात रोते अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए रोती थी। लेकिन शायद उसकी ज़िंदगी में ही उसकी सज़ा का तयन हो चुका था, और ये सज़ा उसने अपने लिए खुद चुनी थी। रात के साए तले एक गाड़ी पोर्च में आते रुकी। वो शख्स मजबूत कदम उठाता बाहर निकला और अपनी खूबरू शख्सियत के साथ घर में कदम रखे लाउंज से दाएं तरफ मुड़ते उसका रुख कमरे की तरफ था, जहाँ की लाइट्स अभी तक जल रही थी। उसने चाबी घुमाई और कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो जो जाए नमाज पर बैठी रो रही थी, उसके कदमों की चाप और दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनते ही कांप गई। उसने कमरे में कदम रखा तो वो लम्हे से पहले जाए नमाज से उठती आंखें फाड़े, आंखों में आंसू भरे उसे देखने लगी, जो मुस्कुराता हुआ कमरे के अंदर आ और पीछे से दरवाजे को बंद कर गया। जीन्स की पैंट पर हरे रंग की हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहने, हाथ में थापी सिगरेट से गहरा कश लेते वो चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाता उसके करीब आने लगा तो वो रोते हुए पीछे होने लगी। काली गहरी आंखों में सफाकियत से, जैसे जबकि वो गलीज नज़रें उस पर गाड़ गया। वो उसे देखने लगा जो सफ़ेद रंग के शलवार कमीज़ पर सर पर दुपट्टा बांधे, आंखों के नीचे हल्के और माथे पर पड़ा वो ज़ख्म। आह, ये ज़ख्म! तुम क्यों मुझे मजबूर करती हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करूं? इतने सालों में तुम्हें अब तक मेरी कुर्बत की आदत नहीं हुई। वो कांपती हुई दीवार से लगती रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी तो वो उसके करीब होता, दीवार से हाथ टकाते उसका दुपट्टा एक तरफ फेंक चुका था उतार कर। दुपट्टा उतारने से वो सुनहरे बाल चेहरे पर आए। वो उन बालों को हाथों में लेता देखने लगा जो पहले कमर तक आते थे, लेकिन अब सिर्फ गर्दन से थोड़ा नीचे तक आते थे, टेढ़े मेढ़े कटिंग की सूरत में, जो उसी इंसान ने गुस्से में काटे थे। आज आसाब पर बहुत थकन सवार है, आओ बैठो। वो उसका हाथ पकड़ते खींचता हुआ बिस्तर पर लाकर छोड़ गया। उसे बिठाया जो ज़बरदस्ती खींची कांपती उसके पास आ बैठी थी। प्लीज़ नहीं, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो प्लीज़। उसे नर्म नवैया रखते देख वो हिचकियों से रोते हुए बोली तो उसकी नरमी फ़ौरन गुस्से में बदली। उसके बालों को मुट्ठी में दबोचे वो उसे खुद से करीब कर गया। यही वजह है तुम्हारे साथ ये सलूक करने की। अगर तुम खुद सुकून से रहती तो आज ऐश करती। चेहरे पर सर्द मुस्कुराहट लिए आंखें फाड़े वो चबा चबा कर बोला था, मैं तुम्हें आज़ादी देता, पैसा देता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस मुझसे छुटकारा चाहिए था। मेरी जान, तुम्हें यही भुगतना है रोज़। वो तकलीफ़ से करा रही थी, लेकिन वो आराम से अपना जुमला मुकम्मल करता उसमें मगन होने लगा। हाथों में जलते शोले से कश लगाते धुआं उसके मुंह पर उसने छोड़ा तो वो बुरी तरह खांसने लगी, लेकिन वो मुस्कुराते बार बार कश लेते उसके मुंह पर धुआं छोड़ रहा था, जिससे उससे सांस लेना मुहाल होने लगा। वो बुरी तरह झटपटाने लगी।
प्लीज़ मुझसे निकाह कर लो या मुझे मार डालो, लेकिन मुझे बख्श दो, मैं ये अज़ियत बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज़। वो आवाज़ों से रोती चीखती उसकी मिन्नतें करने लगी, जबकि उसके बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज फिर से सुनते उसका दिमाग फिराता। पीछे होते उसने उस लड़की के मुंह पर 2-3 थप्पड़ मारे, जिससे वो एक तरफ जा ढलकी। 5 सालों से एक ही बात की रट लगा रखी है, मेरे पास भागी भागी आ गई थी ना, तो अब यही ज़िंदगी है तेरी। प्यार करती थी ना तू मुझसे, बोल। वो उसके बाल खींचते हुए चीखा। जब वो तकलीफ़ से कराहती रोते खुद को छुड़वाने लगी, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। तो अब प्यार कर, सारी ज़िंदगी मेरे साथ प्यार कर। वैसे भी तुझ जैसी लड़कियों की कोई इज्जत तो होती नहीं, कौन अपनाएगा तुझे, पागल। जब मेरा तुझसे दिल भर जाएगा तो मैं तुझे अच्छी पार्टी को बेच दूंगा, तू भी खुश मैं भी खुश। सच सा कहका लगाता वो दरिंदा ये कहते उसे नोचने लगा। सिगरेट के शोले को कभी उसकी गर्दन पर मसलता तो कभी उसके बाजू पर लगाता। वो तड़पती खुद को छुड़वाने की पागलों की तरह मजामत कर रही थी, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा नहीं था। उस इंसान से वो खुद को कभी नहीं छुड़ा सकती थी। वो मर क्यों नहीं जाती थी, उसे मौत क्यों नहीं आ जाती थी। उसकी गुर्बत में तड़पते वो बस यही सोचती, हर बार मरती थी। और फिर आंखें खुलते अपनी सांसों को चलता देख वो पागलों की तरह चीखती रोती, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। मोहब्बत से पेट नहीं भरता यारम, पैसा ज़िंदगी के लिए सब कुछ होता है। उस दरिंदे की गुर्बत में तड़पते उसे वो अल्फाज याद आए थे जो उसने यारम सुल्तान से कहे थे, एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा रोहा खबर, लेकिन तुम मेरी पाकीज़ा मोहब्बत को तर्जोगी। यारम के अल्फाज याद करते उसकी आंखों से लड़ियों की सूरत आंसू गिरे थे, जिन्हें मिचते उसने खुद को कोसा था। कहाँ वो अजीम इंसान था और कहाँ ये दरिंदा। वो चीखती रही चिल्लाती रही, लेकिन दूर दूर तक कोई उसकी ज़ात पर रहम खाने वाला नहीं आया था।